नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं, जिन्होंने हिंदी की विविध विधाओं में भरपूर लिखा, लेकिन व्यंग लेखन ने पाठकों का दिल ही जीत लिया। व्यंग संग्रहों के नाम सुनिए: कड़ाही में जाने को आतुर जलेबी, टांग खींचने की कला, कोरोना काल में अचार डालता कवि, रहना इस तरह, तुम्हारी आवाज। यही नहीं, देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित फीचर सेवा प्रेस ट्रस्ट फीचर में व्यंग लेख प्रकाशित, हिंदी के विभिन्न संस्थानों, महाविद्यालयों, हिंदी विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंक के हिंदी पखवाड़ों में आपकी रचना पाठ, आपकी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हुई हैं: पंजाबी, कन्नड़, बुंदेली, मराठी, अंग्रेजी, बांग्ला, अन्य। हिंदी साहित्य के दर्जन भर से ज्यादा सुप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आपकी के साझा संकलन और रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने आज के अतिथि श्री राम स्वरूप दीक्षित जी को। राम स्वरूप दीक्षित जी, आपका स्वागत है हमारे मंच कोना मनका में। जी सर, हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी शख्सियत हैं, आपका लेखन में रुझान कब से हुआ? जो महत्वपूर्ण बात इस सवाल में छुपी हुई है, एक जो मनोवैज्ञानिक ढंग से कि तमाम परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में भी कोई भी लेखक, कोई भी कलाकार, कोई अभिनेता, जो भी मतलब सृजनात्मक विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से वो आते हैं, वह परिवेश इस तरह के रुझान रखने की इजाजत प्रायः नहीं देता दिखाई देता है। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि लोग जो है सृजनात्मक विधा में रहें, समाज में आकर के ऐसे लोगों की बात उठाएं जिससे व्यवस्था को, सत्ता को दिक्कत हो। तो सत्ता और व्यवस्था की कोशिश तो ये रहती है कि लोगों का कोई रुझान ही ना हो, और जैसा रुझान जो है सत्ता और व्यवस्था बनाए रखना चाहती है उसी में लोग उलझे रहें, अलग से कोई हटके ना जाए। तो ये जो रुझान शब्द है कि आपका लेखन की तरफ रुझान क्यों हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अपने आप में। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने लिखना शुरू किया, ये 80-90 के दशक की बात है, आज तो फिर भी समाज बहुत बेहतर है। प्राय आमतौर पर हम कहते हैं, मतलब अभ्यासवश ही कहते हैं या बिना सोचे समझे कह देते हैं कि बड़ा खराब समय चल रहा है, जबकि बहुत अच्छा समय चल रहा है। तमाम तरह से देखें तो आज हमारा समय पिछले कल की तुलना में बहुत बेहतर है। तो उस समय जो 80-90 का दशक था, उस समय देश की जो स्थिति थी, समाज की स्थिति थी, और उसमें दलितों की और स्त्रियों की जो स्थिति थी, वो जो आज स्थिति है आज से बहुत बदतर थी, बहुत कमतर थी। बहुत संघर्ष थे महिलाओं को, बहुत संघर्ष थे दलितों को, बहुत संघर्ष थे वंचित वर्ग को। तो जब युवावस्था में आने के बाद, हालांकि जब हमने लिखना शुरू किया उसके पहले जॉब में मैं आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी देख रहा था कि तमाम मतलब किस तरह से समाज में एक मतलब सीधी खाई दिख रही है समाज में, और एक तरफ जो है रोजी रोटी का भी अकाल है। लोगों को के पास जो है जीने की जो बिल्कुल वाजिब शर्तें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अगर कोई समाज, अगर कोई सरकार, कोई व्यवस्था
अगर मनुष्य मात्र के लिए जो उसके मौलिक अधिकार हैं, अगर खाने कपड़े और रहने की ही व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से आपको अपनी आवाज के साथ, अपनी ताकत के साथ आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जिस तरह का एक आदर्श समाज हम बनाना चाहते हैं, जिसमें मनुष्य की कद्र हो, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए और किसी मनुष्य में कोई भेदभाव ना हो, ना लैंगिक आधार पर, ना जातीय आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, ना उसके अन्य जो उसके मतलब उसकी जो उसका जो कहना चाहिए अन्य उसके जो ताकत के स्रोत होते हैं, बजाय उसके उसको एक मनुष्य के रूप में पहले जाना समझा जाए। तो इसके लिए फिर लगा कि कुछ तो करना चाहिए। अब कुछ करने के लिए जब आप सरकार में अगर आप दखल देंगे, दखल आप कैसे देंगे? दखल देने के लिए या तो आपके पास राजनीतिक सत्ता हो या फिर आप किसी दूसरे तरह से विरोध करें। तो प्रतिरोध करने की व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। जो ज्यादा सामर्थ्यवाद होते हैं वो सीधे राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं और उसके बाद अपने विचारों को लागू करते हैं और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ताकत है शब्दों की। शब्दों की भी ताकत जो है लगभग लगभग जो है सत्ता की ही बराबरी की ही होती है, अगर हमको उसका इस्तेमाल करना। तो फिर मुझे लगा कि हमें जो है अपने शब्दों के द्वारा वह बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए इस रूप में, ताकि लोगों को लगे कि ये जो है वो ठीक नहीं है, उससे बेहतर होना चाहिए। और जो साहित्य का जो काम है वो यही है कि लोगों को बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करना। सर, व्यंग लेखन हिंदी की एक प्रभावशाली विधा है और इसमें आपके कई व्यंग संग्रह प्रकाशित हुए, जैसा कि हमने परिचय में कहा। इस विधा को चुनने का कारण क्या था, हमारे दर्शकों को बताइए। आपका भी अनुभवी साक्षात्कारता है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं, उसके साहित्य के बारे में जानकारी रखना, फिर उससे जुड़े हुए सवाल रखना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साक्षात्कार भी मैं ये मानता हूँ कि साक्षात्कार भी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जी। और ये कोई उस तरह का काम नहीं है कि सीधा आपने किसी को बुला लिया और उससे सीधी बातचीत कर ली। उससे किसी भी लेखक से वो चीज निकलवाना जो उसने अभी तक नहीं कही, ये अच्छे साक्षात्कार कर्ता की विशेषता है। और जो आपने है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आपने लेखन चुना, लेकिन लेखन में ही आपने फिर विधा का सवाल आता है, तो आपने फिर व्यंग विधा का चुनाव किया। इसका जवाब ये है कि जब हमने ये देखा तमाम साहित्य की जो विधाएं हैं, कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तमाम विधाओं का अध्ययन करते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हुआ कि प्रतिरोध करने की जो ताकत व्यंग में है, अन्य किसी विधा में नहीं। क्योंकि व्यंग में जो एक व्यंजना शक्ति है, व्यंजना शक्ति के साथ जब लेखक अपनी जो है उस ताकत के साथ खड़ा होता है, उस ताकत के साथ जब लेखक जो है समाज में सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, किसी भी स्रोत से जो विसंगति पैदा हुई है और जो विसंगति सारे समाज को प्रभावित कर रही है, उस पर जब हम व्यंग्यात्मक रूप से प्रहार करते हैं तो पाठक के अंदर एक चेतना विकसित होती है, परिवर्तन की चेतना। पहले पाठक व्यंग का आनंद लेता है, लेकिन जब जो है व्यंग समाप्त होता है तो उसके बाद उसके मन में परिवर्तन की चेतना विकसित होती है जी। अर्थात वो लेखक के साथ, चूंकि लेखक आखिर ये बात क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि ये ठीक नहीं है तो बदल रहा है, और जो ठीक नहीं हो तो बदल रहा है, और वो बदलने का काम केवल लेखक का नहीं है,
वो बदलना पाठकों का काम। जब पाठक लेखक से उसके लेखन से सहमत हो जाएगा और जब एक सामूहिक चेतना का विकास होगा, जब एक बृहद सामूहिक जन चेतना का विकास होगा, तभी परिवर्तन की पृष्ठभूमि निर्मित होगी। और ये पृष्ठभूमि निर्मित करने में व्यंग विधा साहित्य ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अन्य विधाओं की तुलना में व्यंग विधा का चुनाव करना चाहिए और इसलिए मैं व्यंग विधा में आया। सर, देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित फीचर सेवा प्रेस ट्रस्ट फीचर में आपका व्यंग लेख प्रकाशित हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। 90 के दशक की बात है ये। 90 के दशक में प्रेस ट्रस्ट फीचर पीटीआई, एक्चुअल में ये पीटीआई जो एजेंसी है तो एक ये खबरों की एजेंसी है, लेकिन ये फीचर की भी एजेंसी थी और प्रेस ट्रस्ट फीचर के नाम से ये जो है एक सेवा थी। और इसके द्वारा प्रसारित आर्टिकल जो भी है वो देश भर के सारी भाषाओं में, सारी भाषा के सारे अखबारों में एक साथ प्रसारित होते थे। जैसे हिंदी प्रेस ट्रस्ट फीचर से जो आर्टिकल जारी किया जाएगा, नारायण दत्त जी जो बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, बड़े साहित्यकार हुए हैं और जो पहले नवनीत के संपादक रहे हैं और जिनके संपादन में बनारसी दास चतुर्वेदी के चुनिंदा पत्रों के 2 खंड राजकमल प्रकाशन से आए हैं, उसमें मेरा भी संपादन सहयोग है। तो नारायण दत्त जी प्रेस ट्रस्ट फीचर के संपादक थे और प्रेस ट्रस्ट फीचर में कभी भी व्यंग प्रसारित नहीं होते थे। राजनीतिक लेख होते थे, सामाजिक लेख होते थे, आर्थिक लेख होते थे और देश की तात्कालिक परिस्थितियों पर विश्लेषण करती हो बड़े बड़े लोगों के, बड़े लेखकों के, बड़े पत्रकारों के लेख ही जारी किए जाते थे। और वो एक साथ है हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, सारे से लेकर के और मतलब जिला स्तर के अखबार तक जितने भी हिंदी भाषी अखबार हैं सारे में आपने देखा होगा आर्टिकल आते थे और उसके नीचे प्रे और ट्रा लिखा रहता था, अर्थात प्रेस ट्रस्ट। तो हमने जब एक उनको व्यंग भेजा तो अब ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि प्रेस ट्रस्ट फीचर से भला क्यों प्रसारित होगा। लेकिन जब हमने भेजा तो नारायण दत्त जी ने, वो एक ऐसे विषय पर था कि नारायण दत्त जी को लगा कि इसको शायद प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी कि वैसे हम व्यंग लेख प्रसारित नहीं करते हैं, लेकिन ये आपका व्यंग हमें लग रहा है, इसको हमें प्रसारित करना चाहिए। तो उन्होंने प्रसारित किया और उसके बाद मतलब 5-6 लेख उन्होंने, बहुत सारे लेख हमारे, कई लेख उससे प्रसारित किए। और शायद मेरी जानकारी में, जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं शायद मुझे ये पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि प्रेस ट्रस्ट फीचर से जैसी बड़ी एजेंसी से व्यंग प्रसारित होने का। और वो व्यंग चर्चित भी रहे, चूंकि निश्चित रूप से उनकी पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक हुई तो लोगों के पत्र भी आए, फोन भी आए उस समय। तो ये रहा कि पिछले कुछ दशकों में व्यंग लेखन में हुई मात्रात्मक वृद्धि क्या वाकई गुणात्मक वृद्धि है? यदि है तो कैसे, और नहीं है तो इसका क्या कारण है? देखिए सुमन जी, आपका ये जो सवाल है ये ठीक है कि आपने मुझसे किया है, लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत सवाल नहीं है। ये समूची व्यंग विधा का सवाल है जो आप कर रही हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये। और इस समय जब हम मतलब आज 2025 में जब हम और आप बात कर रहे हैं और हम आप जब व्यंग पर बात कर रहे हैं तो 2025 का जो समय है इसमें जब हम खड़े होकर के देखते हैं और व्यंग को, तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने कहा कि जो है बहुत सारा व्यंग लिखा जा रहा है, बहुत मात्रा में लिखा जा रहा है। जिस तरह से कविता में बाढ़ आई हुई है, लघु कथा में बाढ़ आई हुई है, उस तरह से मतलब व्यंग में भी बहुत ज्यादा मात्रा में व्यंग लिखा जा रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत मात्रा में लिख रहे हैं। कुछ लोग तो एक दिन में 3-3, 4-4 व्यंग लिख रहे हैं और लगातार प्रकाशन भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि व्यंग विधा बहुत लोकप्रिय हो रही है
इसलिए जैसे देखो वही जो है व्यंग में हाथ आजमा रहा है। तो ये तो सच है कि मात्रात्मक रूप में व्यंग ज्यादा आया है। लेकिन जब आपका फिर दूसरा सवाल भी इसमें जुड़ा हुआ है कि अगर मात्रात्मक रूप में आया है तो उसमें उसकी गुणात्मक स्थिति क्या है। देखिए, जब भी किसी चीज की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी गुणात्मकता कम होगी। हम देख रहे हैं, जब हम व्यंग को देखते हैं तो हम जब व्यंग परिदृश्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो शुरू हुआ, कबीर हमारी व्यंग की परंपरा के हमारे आदि पुरुष हैं। फिर जब हम आए तो हरिशंकर परसाई ने उसको जो धार दी, शरद जोशी का लेखन हमारे सामने है, और तमाम सारे लोग हैं, हमारे रविंद्रनाथ त्यागी हैं, अजात शत्रु हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब हम अपने पूर्वजों का लेखन देखते हैं और उससे जब हम आज के व्यंग लेखन की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि व्यंग जो है अपनी गुणवत्ता में लगातार गिरता जा रहा है। और ये बहुत दुखद स्थिति है कि हम मतलब जो हमको जो पुराना मेंटेन करना चाहिए, पिछला ही जो व्यंग, हमसे बेहतर व्यंग जिस विषय पर हम व्यंग लिख रहे हैं उससे बेहतर व्यंग अगर लिखे जा चुके हैं तो हमें क्यों लिखना चाहिए। आज जो लोग जिस विषय पर व्यंग लिख रहे हैं उससे बहुत उसी विषय पर उससे बहुत बेहतर कई व्यंग पहले लिखे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लोग आज जो व्यंगकार हैं उनमें अध्ययन की शायद कमी है। वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ रहे हैं, व्यंग साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, और अपने ही समय में छपने वाले दूसरे लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं। और इस वजह से, अध्ययन के अभाव की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है कि मात्रात्मक रूप से बहुत लिखा जा रहा है लेकिन गुणवत्ता उस तरह की नहीं आ रही है। उसकी वजह यह भी है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास व्यंग की दृष्टि भी नहीं है। क्योंकि व्यंग, सवाल यह है कि आप जो विसंगतियां हैं समाज में, जो विसंगतियां हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आपको विसंगति दिख रही हो, आपके अनुसार जो विसंगति हो व्यंगकार की दृष्टि में, और जबकि वो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही हो। जैसे आप आज जो हमारे स्त्रियों के सोच में, स्त्री के प्रति सोच में जो परिवर्तन आए हैं वो परंपरागत दृष्टि से हम अगर देखें तो हमें विसंगत नजर आएंगे। तो आप उस पर व्यंग्य लिखेंगे जबकि व्यंग्य का विषय वो नहीं है। बल्कि ये तो ये है कि आज हमारे समाज का इतना विकास हुआ है कि तो हम जो विसंगति को देखने की हमारी दृष्टि है वो ठीक है नहीं है। अगर हमारा अध्ययन ठीक नहीं है, अगर हमारी दृष्टि ठीक नहीं है और हम अपना जो आसपास का परिवेश और वैश्विक परिवेश पर भी अगर दृष्टि नहीं रख रहे हैं तो हम विसंगतियों को ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो उन पर ठीक से प्रहार नहीं कर पाएंगे। और ठीक से प्रहार करने के लिए हमारे पास जो दृष्टि होनी चाहिए, जो विचारधारा होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम व्यंग्य में गुणवत्ता नहीं ला सकते। व्यंग्य या कोई भी विधा हो तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज कुछ लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो हर समय में रहा है, हर काल में रहा है। कुछ लोग हमेशा अच्छा लिखते रहे हैं, आज भी कुछ लोग अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर व्यंग्य गुणवत्ता विहीन होता जा रहा है। जी सर, व्यंग्य का उद्देश्य समाज का परिमार्जन करना है। आज व्यंग्य का इस दृष्टि से समाज पर क्या प्रभाव है और कितना प्रभाव है? जी देखिए, जो साहित्य है या हमारी साहित्य की कोई भी विधा है उसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है, एक बेहतर समाज की संरचना जो है उससे बेहतर चाहिए। आज है एक लेखक एक कल्पनाशील प्राणी होता है और उसकी खुद की दुनिया होती है। वो अपनी दृष्टि से एक कल्पित दुनिया बनाता है और उसकी सोच रहती है दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा हमारा स्वस्थ समाज बने जिसमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, एक खुशहाल मनुष्य के रूप में हम लोगों को देखें। तो इसी के लिए
जो व्यंग्यकार है वो अपने व्यंग रचनाओं के माध्यम से छोटी छोटी विसंगतियां, हमारी पारिवारिक जीवन में जो विसंगतियां हैं उस पर भी लेखक प्रहार करता है, इसलिए कि परिवार के लोग सुधरें। हमारे सामाजिक जो विसंगतियां हैं, हमारे शिक्षा जगत में जो विसंगतियां हैं, हमारे चिकित्सा क्षेत्र में जो विसंगतियां हैं, और प्राय हमारे तमाम प्रशासनिक जो क्षेत्र में जो विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है और तमाम सारी चीजें हैं, गैर बराबरी है, इन सारी चीजों पर व्यंग्यकार इसलिए प्रहार करता है ताकि ये सारी चीजें खत्म हो। लेकिन सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब हमारे लेखन में उस तरह की उदात्तता होगी, उस तरह का हमारा लेखन जो एक आदर्श स्थापित करेगा। हमारा लेखन जितना ताकतवर और जितना लोगों तक जनभाषा में हम अपनी बात को पहुंचाएंगे, उतना ही हमारा लेखन प्रभावी होगा। और हम अभी देख रहे हैं कि हम ठीक से शायद लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए समाज में जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए जी, वह नहीं हो पा रहा है। देश की सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं साझा संकलन प्रकाशित होते रहे हैं। आप कैसे कर लेते थे इतना कुछ, या कर लेते हैं? कैसे वक्त के साथ तालमेल बिठाते हैं, ये भी बताइए। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे सभी आपके सवाल महत्वपूर्ण रहे। ये इस रूप में महत्वपूर्ण है कि हमें अपने लेख के जीवन में या हमें अपने रचनात्मक जीवन में किस तरह से समय प्रबंधन करना चाहिए जी। और आपने एक नई पीढ़ी की तरफ भी संकेत किया है कि इस सवाल से, मतलब इस सवाल का उत्तर आप इस रूप में चाहते हैं कि कम से कम जो नए लोग हैं जो लेखन में आ रहे हैं या अन्य सृजनात्मक विधाओं में हैं, वो किस तरह से समय प्रबंधन करें कि अपना काम भी कर लें, अपनी जीविका संबंधी काम भी कर लें और अपने शौक और रचनात्मकता के लिए भी समय लगा। तो देखिए, अगर हम अपनी रचनात्मकता के प्रति एक हमारा अगर समर्पण है, सृजन को एक शौक न मान करके अगर एक नागरिक के नाते कि हम एक भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं या विश्व के नागरिक हैं, और हमें अपनी रचनात्मक प्रतिभा से, रचनात्मक क्षमता से कुछ लोगों को प्रेरित करना है और कर दिखाना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास समय तो उतना ही है, सभी के पास समय उतना होता है। तो नौकरी भी है या जीविका के लिए जो भी कोई व्यवसाय करता है, भी कुछ कर सकता है। उसके बाद देखिए, जो लेखन है वो एक्चुअल में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। तमाम सारे काम तो आपको करनी पड़ते हैं ना व्यक्ति के रूप में। लेखन के लिए आपको अपना जो खुद का समय है वो आपको चुराना पड़ेगा, आपको अपनी नींद थोड़ा कम करना पड़ेगी, आपको अपने घूमने फिरने थोड़ा शौक कम करना पड़ेगा, वहां से समय लेना पड़ेगा। आप जो कुछ ऐसे काम, कम महत्व के काम कर रहे थे, उनको आपको थोड़ा सा डिले करना होगा, आगे पीछे करना होगा, और उसमें से समय निकाल करके आप अपने रचनात्मकता के लिए समय निकाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे मंच पर आए और अपनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। पुनः धन्यवाद और आभार। मुझे अपना मंच प्रदान करने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।